जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तमिलनाडु की राजनीति पर। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो भारत की राजनीति से सर्वथा अलग थलग दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ की राजनीतिक जो प्रमुख दो दल हैं वो है, एक है डीएमके और दूसरा है अन्ना डीएमके। अब इन्हीं के ऊपर मैं आज आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। 1949 में डीएमके पार्टी का गठन हुआ। डीएमके मतलब द्राविड़ मुनेत्र कजगम, और इसके संस्थापक थे सीएन अन्नादुराई। ये अन्नादुराई तमिलनाडु के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे 1967 में। अर्थात 1949 से लेकर 1967 तक 18 साल तक ये पार्टी डीएमके काफ़ी प्रयास की, इलेक्शन में हिस्सा लेती रही और चेष्टा करती रही बराबर चुनाव में जीतने की, लेकिन कभी इसको कामयाबी नहीं मिली। 1967 में इसको प्रथम कामयाबी मिली और सीएन अन्नादुराई तमिलनाडु के प्रथम नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री बने। इसके पहले वहाँ भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। एवं 1967 से लेकर आज 2023 तक, अर्थात 56 साल हो गया, अभी तक वहाँ पर कोई भी नेशनलिस्ट पार्टी की, अर्थात कांग्रेस या बीजेपी की वहाँ सरकार नहीं बनी है। यहाँ तक कि मिलित मंत्रिमंडल में भी कांग्रेस या बीजेपी कोई नहीं शामिल हुई है। सरकार तो अपने आप बना ही नहीं सके कोई राष्ट्रीय दल, लेकिन वहाँ जो कंबाइंड मिनिस्ट्री होती है, माने मिलित मंत्रिमंडल जो होती है, मिलीजुली सरकार जो होती है, उसमें भी ये दोनों दल में से किसी ने आज तक हिस्सेदारी नहीं की। 1967 के पश्चात मैं बता रहा हूँ कि वहाँ की राजनीति के कुछ खास बातें, जैसे अन्नादुराई, ये भी तमिल फिल्म से जुड़े हुए थे। और उसके बाद वहाँ पर जो ये तो अन्नादुराई तो एक दो बार ही मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वहाँ पर तमिलनाडु के कई बार मुख्यमंत्री बने हैं करुणानिधि, एन करुणानिधि। वो करुणानिधि तमिल फिल्म के स्क्रिप्ट मतलब स्टोरी राइटर थे, डायलॉग राइटर थे, स्टोरी राइटर थे। और वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ की राजनीति विचित्र है और फिल्म के साथ में सीधे संपृक्त है, डायरेक्टली कनेक्टेड है तमिल फिल्म के साथ में, वहाँ की तमिल राजनीति। और जितने भी, जैसे अन्नादुराई का मैंने नाम बताया, करुणानिधि का नाम बताया, करुणानिधि के बाद वहाँ पर एक, करुणानिधि तो कभी सामने एक्टिंग किए नहीं, लेकिन वहाँ के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता हुए हैं एमजी रामचंद्रन। और एमजी रामचंद्रन को भारत सरकार ने भारत रत्न उपाधि से भी नवाजा है। एमजी रामचंद्रन की जब करुणानिधि से थोड़ी बात बिगड़ गई तो एमजी रामचंद्रन ने अपनी पार्टी का गठन किया डीएमके से अलग होकर, और उनके पार्टी का नाम है अन्ना डीएमके, अर्थात ऑल इंडिया एडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम। और पिछले करीब 40-50 साल से, लगभग 50 साल से यही, कभी डीएमके 5 साल सत्ता में रहती है तो कभी अन्ना डीएमके रहती है, कभी फिर डीएमके रहती है, फिर कभी अन्ना डीएमके रहती है। पिछले 50-55 साल से यही दोनों पार्टियां बराबर वहां पर जीतती आई है। इसके अलावा कोई भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी तो जीतने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। चूंकि अच्छा, इसमें और एक भी बात है कि एमजी रामचंद्रन जो फिल्म के अभिनेता थे, लोकप्रिय अभिनेता थे, उन्हीं दिनों उनके साथ में लोकप्रिय अभिनेत्री थी, उनका नाम था जयललिता। वो जयललिता भी काफ़ी तमिल लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी, वो लोकप्रिय अभिनेत्री भी थी। एमजी रामचंद्रन के गुजरने के बाद जयललिता ने एडीएमके का कमान संभाला। जो पहले करुणानिधि कभी आते थे पावर में, कभी रामचंद्रन, फिर कभी करुणानिधि, फिर रामचंद्रन, और रामचंद्रन, एमजी रामचंद्रन के जाने के बाद फिर जयललिता कभी आती थी पावर में, कभी करुणानिधि, फिर जयललिता, फिर करुणानिधि। और अब क्या है कि अन्नादुराई गए,
करुणानिधि गए, एमजी रामचंद्रन गए, जयललिता गई, ये जितने भी बड़े बड़े स्टालवर्ट्स थे द्रविड़ आंदोलन के, द्रविड़ पार्टियों के, ये सारे के सारे चले गए। अब उनकी क्या है, उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके वारिस हैं। जयललिता तो विवाहिता नहीं थी, उनके वैसे कोई वारिस नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर तो वारिस है अन्ना डीएमके के, पारिवारिक तौर पर नहीं, राजनीतिक तौर पर तो वारिस है। और एमके स्टालिन जो है वो करुणानिधि के बेटे हैं। इस तरह मतलब द्रविड़ मुनेत्र कजगम ये जो है एक पारिवारिक पार्टी है। जिस तरह हम लोग सब बोलते हैं कि कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है, 4-5 पीढ़ी से ये लोग शासन करते आ रहे हैं, शासन में है, और वैसे ही तमिलनाडु में भी अभी तीसरी पीढ़ी शासन में है। स्टालिन तो मुख्यमंत्री है, एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन भी वहां पर मंत्री हैं, यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स की। तीसरी पीढ़ी वहां पर शासन में है तमिलनाडु में। मतलब क्या है कि सत्ता इन्हीं एक परिवार, ज्यादातर देखा जाए तो जयललिता तो कुंवारी थी, सत्ता उनके बाद तो उनका तो कोई परिवार ही नहीं था, सत्ता का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हाँ, उनके राजनीतिक वारिसों के हाथ में सत्ता अवश्य थी, जो जयललिता के नाम से जीते थे। लेकिन एमके स्टालिन के तो परिवार में, एमके स्टालिन ने 3 शादी की थी, तीनों पत्नियों से बच्चे हैं, और उनके परिवार के लोग माने विधानसभा सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री में ज्यादातर देखे गए हैं। उनके इर्द गिर्द ही सत्ता घूमती है, जब जब डीएमके वहां पावर में आती है, उनके इर्द गिर्द, करुणानिधि के परिवार के इर्द गिर्द ही सत्ता घूमती रहती है। पहली बार तो बोलना अभी ठीक नहीं रहेगा, 1977 में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था तमिलनाडु में। जब हमारे देश में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त कर दिया था और वहां पर राज्यपाल शासन कायम किया था, और राज्यपाल थे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सोखाड़िया। वहां द्रविड़ राजनीति की और भी कुछ विशेषताएं जो मैं अभी आपको बताता हूं। उनका आधार है ब्राह्मण विरोध, हिंदू विरोध, आर्यों का विरोध। ये लोग बोलते हैं आर्यन आर नॉर्थ इंडियंस आर आर्यन, मतलब हम लोग जैसे उत्तर भारत के लोग हैं, ये सारे के सारे आर्य हैं, और ये लोग खुद को द्रविड़ बोलते हैं। तो हिंदू विरोध, आर्यों का विरोध, संस्कृत विरोध, ब्राह्मणों का विरोध, हिंदू संस्कृति का विरोध, इनकी आधारशिला है, इनके स्तंभ है द्रविड़ राजनीति के। और ये लोग इसी फिलोसफी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और इसी फिलोसफी को लेके इन्होंने आज तक वहां शासन भी किया है, और हिंदी का भी इन्होंने जबरदस्त विरोध किया है। मुझे अच्छी तरह से याद है 1977 में जब हमारे देश में चुनाव हुआ था लोकसभा का, एकदम पूरे उत्तर भारत में जनता पार्टी का शासन आ गया था, और पूरे दक्षिण भारत में कांग्रेस दल की हुई थी मेजोरिटी वहां लोकसभा में। लेकिन ओवरऑल में जनता पार्टी की मेजोरिटी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। एवं दक्षिण के उस समय 4 राज्य थे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्रा। ये चारों राज्यों से केवल एक ही एमपी थे, नीलम संजीव रेड्डी, आंध्र प्रदेश से। बाकी चारों राज्यों के सारे एमपी कांग्रेस के थे। अब ये देखिए क्या मजे की बात है उस समय। और उस समय बराबर जो भी क्योंकि विरोधी वाले सारे साउथ इंडियन थे, तो ये विरोधी वाले क्वेश्चन जब पूछते थे लोकसभा में, तो विशेषकर राजनारायण और चरण सिंह ये लोग बराबर ये पूछते थे इंग्लिश में, और वो लोग जवाब देते थे हिंदी में। तो इन लोगों को बड़ी चिढ़ लगती थी, और सारे भारत की सभी पत्र पत्रिकाओं में, पेपरों में, मीडिया में बराबर ये लाइन छपती थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड। अर्थात नॉर्थ इंडिया जो है वो जनता दल के साथ है, शासन के साथ में है, और दक्षिण भारत जो है, साउथ इंडिया जो है, वो अपोजिशन के साथ में है, और वो मतलब नॉर्थ का विरोध करता है। कांग्रेस जो है वहां पर मेजोरिटी में थी साउथ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में जनता दल मेजोरिटी में थी। तो नॉर्थ साउथ डिवाइड, कंप्लीट नॉर्थ साउथ डिवाइड हुआ था उस समय। और बारंबार हिंदी का विरोध दक्षिण भारत के एमपी लोग जो भी प्रश्न पूछते थे, बारंबार उनको ये लोग जवाब देते थे, राजनारायण, चरण सिंह और दूसरे भी कई मंत्री देते थे। इसलिए बारंबार लोकसभा में हंगामा दर हंगामा होता था, 1977 में, 78 में, 79 में भी। अब आप इसी से बात समझ लीजिए। लेकिन पहली बार 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई
और राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, वो जो गवर्नर नियुक्त हुए तमिलनाडु के, उस समय उन्होंने हिंदी भाषा का प्रचलन करा दिया स्कूलों में। क्योंकि तमिलनाडु की सरकार 1967 में जैसे ही आई, पहला स्टेप इन्होंने लिया हिंदी का विरोध, और हिंदी को पढ़ाना बंद कर दिया तमिलनाडु के स्कूलों में। 1967 की बात बता रहा हूँ। फिर 1975 में मतलब मोहनलाल सुखाड़िया के निर्देशन में फिर से वहाँ स्कूलों में हिंदी पढ़ानी शुरू हो गई, थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से। क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज तमिल, सेकंड लैंग्वेज समझिए इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से। तो हिंदी बच्चे पढ़ने लगे, 2 साल 2.5 साल बच्चे पढ़े हिंदी। लेकिन जैसे ही फिर तमिलनाडु में चुनाव हुए, द्रविड़ियन पार्टी फिर से सत्ता में आई, तुरंत हिंदी की शिक्षा को बैन कर दी। यहाँ तक कि मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं तो कई बार चेन्नई में, बेंगलोर में कई बार गया हूँ। उस समय चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के ऊपर भी हिंदी में जो चेन्नई लिखा हुआ था उसको काली पोत दी गई थी। और सारे तमिलनाडु में पिछले कई वर्षों से पूरे संपूर्ण रूप से सभी सिनेमा हॉल में हिंदी का फिल्माना, हिंदी फिल्म का फिल्माना, प्रदर्शन करना संपूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था, संपूर्ण रूप से बंद। मतलब इतना प्रबल हिंदी का विरोध, प्रबल हिंदुत्व का विरोध, प्रबल उत्तर भारतीयों का विरोध, संस्कृत का विरोध, ब्राह्मणों का विरोध, आर्यों का विरोध, यही इनकी तमिलियन संस्कृति ये लोग बोलते हैं। ये कंप्लीटली, ये कुछ नहीं है, ये ढकोसलाबाजी है, और ये कंप्लीटली माने लोगों को बरगलाने की और वोट हथियाने की राजनीति है। लेकिन पहली बार, और देखिए 1967 के बाद से अभी तक वहां कांग्रेस पार्टी भी कभी विधिक मंडल में शामिल नहीं हुई, जबकि बराबर कभी एडीएम के साथ में, कभी डीएमके के साथ में बराबर रही, जीत उनके गठबंधन भी जीतता गया। लेकिन कभी इन द्रविडियन पार्टियों ने कांग्रेस को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया। लेकिन सेंटर में जब जब आए हैं, सब समय ये लोग सेंटर में स्थान पाते आए हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में कभी मंत्री बनने नहीं दिया इन नेशनल पार्टियों को। लेकिन पहली, और इनको कोई चैलेंज भी नहीं किया, पहली बार वहाँ अभी एक मतलब बोल सकते हैं, वहाँ अन्ना मजाई जो है, वहाँ वो अभी एक्स IPS ऑफिसर है, और उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। वो नौजवान भी है, 10, 12, 15 साल ही मेरे ख्याल से सर्विस किए होंगे। उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, और बीजेपी के वो कद्दावर नेता है तमिलनाडु के, और प्रेसिडेंट भी है तमिलनाडु बीजेपी यूनिट के। और अभी पिछले कई महीनों से वो पदयात्रा कर रखे हैं पूरे तमिलनाडु में, और साउथ तमिलनाडु से आरंभ किए। साउथ तमिलनाडु मतलब कन्याकुमारी और आपका रामेश्वरम से, वहाँ रामेश्वरम वो जो इलाका है, वहाँ 50-50% पॉपुलेशन, 50% क्रिश्चियन, 50% हिंदू, और वहाँ पर थोड़ा बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है। और धीरे धीरे वो कई जिलों को पार भी कर गए हैं। पिछले 2-3 महीना लगभग हो गया मेरे ख्याल से उनको पदयात्रा करते करते। वो पदयात्रा जो है वो बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगी, और वो बारंबार पदयात्रा में सब जिले के अंदर से जाते हैं, सब शहरों को के अंदर से जाते हैं, उनको भव्य स्वागत किया जाता है, भव्य संबर्धना दी जाती है, और हुजूम, सैकड़ों हजारों लोगों का हुजूम उनके साथ चलता है। उससे ये जो द्रविडियन पार्टी है, डीएमके और अन्ना डीएमके, ये दोनों के दोनों भयभीत हो गए, अंदर से घबरा गए। ये क्या हुआ? आज तक तो 50-55 साल से हम लोग इनको गरियाते आए हैं, उत्तर भारतीयों को, और नेशनल पार्टी जितनी है, कांग्रेस को, बीजेपी को, ये क्या नया सगुफा आ गया, ये अन्ना मजाई कैसे आ गया? अच्छा, और एक बात है, वहां पर जो ये लोग विरोध करते हैं ब्राह्मणों का, अन्ना मजाई जो है वो दलित है, युवा भी है और दलित भी है, इसलिए, और IPS ऑफिसर रहे हुए हैं, तो इनको कानून की भी सारी जानकारी है। और एक खूबी इनकी ये है, बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, बहुत बढ़िया तमिल बोलते हैं, बहुत बढ़िया हिंदी भी बोलते हैं। इनकी अपनी खूबी है, इनकी काबिलियत है। ये बेंगलोर में शायद पुलिस महकमे में शायद कमिश्नर वगैरह भी, या डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर भी थे कर्नाटक में। तो इनकी इसलिए बराबर घबराहट इनमें, तमिल की जो पार्टियां है ना, डीएमके और अन्ना डीएमके, वो दोनों के दोनों अंदर से ही काफी घबरा गई है। और अन्ना डीएमके तो गठबंधन में है एनडीए के, मतलब बीजेपी के साथ थी। लेकिन कल भी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, अभी 2-3 रोज पहले भी इन्होंने 2 बार अनाउंसमेंट कर दिया कि हम लोग एनडीए को छोड़ेंगे। क्यों भाई, क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि अन्ना मजाई ने बारंबार आरोप लगाया है कि इन द्रविडियन पार्टियों ने
तमिलनाडु का सर्वनाश किया है। लाखों करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार से कमाया है। भ्रष्टाचार में ये लोग आकंठ डूबे हुए हैं। इस तरह के जो बारंबार आरोप जो लगा रहे हैं, ये जो अन्नामलाई, इससे दोनों के दोनों द्रविडियन पार्टी घबरा गई है और मैंने अन्नामलाई के ऊपर सिर पर ठीकरा फोड़ दिया है कि अन्नामलाई जो है वो हमारे नेताओं को गाली देते हैं, हमारे नेताओं को अपमानित करते हैं, इसलिए हम लोग और बीजेपी के साथ में गठबंधन में नहीं रहेंगे। दरअसल मैं आपको बताऊं, ये राजनीतिक बात है, राजनीतिक चतुराई भी है कि बीजेपी भी अंदर ही अंदर नहीं चाहती थी और अन्ना डीएमके के साथ में गठबंधन में रहने का। वो इसलिए नहीं चाहती थी, पिछले बार के लोकसभा चुनाव में वहां पर जो 39 सीट है, 39 सीट्स, वह 39 सीट में 38 सीट तो अकेले डीएमके अलायंस पाया है। मतलब अन्ना डीएमके अलायंस को कुछ एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी नहीं मिला वहां लोकसभा चुनाव में 2019 में। तो बीजेपी भी अंदर ही अंदर चाहती थी कि हम अपने दम पर, अपने बलबूते पर हम उभरे तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु की जो राजनीति में मैंने जो आपको बताया वो काफी भयंकर, वहां देश विरोधी ताकतें भी काफी सक्रिय हो गए हैं। श्रीलंका का जो हिस्सा है, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में माने ज्यादा फासला भी नहीं है, चंद किलोमीटर का ही फासला है। और श्रीलंका में जो एलटीटी जो सक्रिय हुई थी, वो एलटीटी का जो माने मेन लीडर जो थे प्रभाकरन, वो तो क्रिश्चियन थे और उनके जो अंदर में जो सक्रिय कार्यकर्ता भी थे, उग्रवादी संगठन था वो एलटीटी, तो उसमें भी ज्यादातर बड़े बड़े जो भी नेता थे वो सारे के सारे क्रिश्चियन थे। और वहां तमिलनाडु में क्रिश्चियन और मुस्लिम ये दोनों के दोनों लॉबी बहुत स्ट्रांग लॉबी है। और वहां ये जो बातों से, इनके कर्मों से बारंबार प्रमाण मिलता है कि वहां देश विरोधी ताकतें काफी सक्रिय हैं। इवन डीएम करुणानिधि और ये स्टालिन भी जो अभी मुख्यमंत्री हैं, बारंबार कई बार बोल चुके हैं हमारी ये मांगे पूरी करो, नहीं तो हम भारत से अलग हो जाएंगे। मतलब देश विरोधी एक्टिविटी इन डीएमके पार्टियों में कूट कूट कर भरी है। इनको चाहिए था एक राष्ट्रवादी ताकत, राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से चैलेंज, जो चैलेंज आज के दिन अन्नामलाई के रूप में इनको दिया जा रहा है। और अन्नामलाई की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, अच्छा अन्नामलाई को लोग केस में फंसाने का बहुत कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उनको केस में फंसाने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संयोग की बात यह है कि अन्नामलाई तो खुद आईपीएस ऑफिसर रहे हुए, उनको सारे क्रिमिनल केस की सारी बारीकियां उनको मालूम है। इसलिए अच्छा उनके विरुद्ध में वो अगर अपर कास्ट के होते, ऊंची जाति के होते, तो वैसा इनको बदनाम करते। भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर नहीं है, अपर कास्ट की स्टैंपिंग उनके ऊपर नहीं है, कानून की उनको सब कुछ जानकारी है, भाषा के अच्छे ज्ञाता है, अच्छे वक्ता है, तो उनको और फिर क्या चाहिए। इसलिए अभी बीजेपी को भी एक वास्तव में देखा जाए तो तमिलनाडु में बहुत बड़ा नेता हाथ में आ गया बीजेपी के, जिनका नाम अन्नामलाई। अच्छा इसके पहले भी इंदिरा गांधी ने भी 1975 में प्रयास किया था। वहां के बड़े नेता थे कांग्रेस नेता के कामराज को जो इंदिरा गांधी से अलग हो गए थे 1969 में, कांग्रेस पार्टी का दो फाड़ हो गया था। इंदिरा गांधी की पार्टी अलग हो गई थी, कामराज की पार्टी अलग हो गई थी नेशनल लेवल पर। तो इन्होंने बहुत कोशिश की थी इंदिरा गांधी ने, वही जिस समय इमरजेंसी लगा था कि के कामराज को फिर अपने साथ में जोड़े, फिर वहां सत्ता पर काबिज हो तमिलनाडु में, लेकिन वो गेम प्लान सक्सेस नहीं हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि अब की जो परिस्थिति है, अब और विशेषकर ये जो स्टालिन के बेटे हैं, जो उदयनिधि स्टालिन जो मंत्री भी है, ये जो अभी मतलब महीना 20 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिए हैं सनातन विरोधी, कि सनातन जो है डेंगू है, मलेरिया है और कोरोना है, इसको खत्म करना चाहिए, उससे भी काफी वहां के जो राष्ट्रवादी हिंदू हैं तमिलनाडु में, जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो सनातनी हैं, हिंदुत्व वाले हैं, और वहां पर अभी बहुत लोगों में आक्रोश है, रोष भरा हुआ है इन डीएमके दोनों पार्टियों को सबक सिखाने के लिए। और संजोग से अन्नामलाई जैसे नेता वहां पर मिल गए। तो मुझे लगता है कि ये जो अब 6-7 महीना बाद जो वहां लोकसभा चुनाव होगा, हालांकि अन्नामलाई ने तो अभी पिछले दिनों 2-4 दिन के पहले कोयम्बटूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोला है कि 39 में एनडीए 39 की 39 सीटें जीतेगी और उसमें 25 सीट बीजेपी जीतेगी। लेकिन मुझे उतना लगता नहीं है, तो भी लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से
मोदी का नाम की वहां चर्चा है, राष्ट्रवादी लहर बह रही है और सनातन के विरोध में ये लोग स्टेटमेंट दिए हैं डीएमके वाले नेता। और अन्नामलाई की जो छवि है और अन्नामलाई की जिस सही हिसाब से पदयात्रा चल रही है, आगामी 3-4 महीने भी और चलेगी, उस समय मेरे को लगता है कि एक तूफान जैसा आएगा डीएमके पार्टियों के विरोध में और राष्ट्रवादी ताकतें वहां पर सामने आएगी एवं तमिलनाडु की जो प्रबुद्ध जनता है, शिक्षित जनता है, वो अन्नामलाई के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को प्रचंड समर्थन देगी, ऐसी मेरी आशा है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।